Hey guys, I'm back again with another video. Today we will learn the high level design of web crawler. I have prepared a video of general steps of HLD. We'll follow those. So let's start. First step was back of the envelope calculation. Now before that I'll give you an overview what is a web crawler. So in a crawler you give initial URLs. The crawler will fetch the data of those URLs, parse the data. In that data, if there are more links, it will again grow and fetch them. It will keep on doing that. Now you will have to define the scope of the web crawler with your interviewer. Later you will see how that scope definition helps. Here, as a general question which was personally asked to me, I will take you have to crawl whole internet. There you have to define the total number of pages for simplicity of calculation, because this is not, I mean, by doing all this calculation you will prove nothing rather than you have a good match, which is not the area of focus here. Let's assume we have 10 billion web pages. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ना। बेसिकली मैं भी 6-7 वीडियो देखता हूँ, जो बेस्ट सोल्यूशन होता है कंबाइन करके वो यहाँ पे दिखता, आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है किसी पर्टिकुलर वीडियो में ही मुझे बेस्ट सोल्यूशन मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है 4-5 वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा मिला के यहाँ पे डालना पड़ता है। तो आप बोलोगे तो उन वीडियोज़ का रेफरेंसेस मैं डाल दूंगा, बट आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। आप 15 वीडियो एक एक घंटे के देखोगे, 15 घंटे बर्बाद करोगे। यहाँ पे देखो सिंगल शॉट सोर्स। ठीक है, तो 10 बिलियन वेब पेजेस है हमारे पास। और मान के चल लो कि एक वेब पेज का साइज कितना होगा यार, 5 MB मान लो। 5 MB 4 MB जितना मानना है मान लो। तो मान लो मैं 4 MB रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम देख लो कि जो क्रॉलर का प्रोसेस तुम स्टार्ट करोगे कितने टाइम में वो ख़त्म हो जाना चाहिए। देखो होता क्या है ना, कई बार जो हमारे AIML के सॉल्यूशंस होते हैं, AIML की सर्विसेज होती हैं, उनको बहुत हैवी डेटा चाहिए होता है ना। फॉर एग्जांपल मान लो कोई न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, AIML से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, वो चाहता है कि कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम है, उससे रिलेटेड पूरा क्रॉल करके हमें डेटा लाओ ताकि मैं कुछ एनालिसिस कर पाऊँ। तो वाई मोदी जी वॉन 2014 इलेक्शन एग्जाम्पल ले लो, तो हिंदुस्तान टाइम्स का कोई CDURL तुम लोग दे दोगे, क्रॉलर उसको क्रॉल करेगा, उसके अंदर जितने लिंक है वो सारे इकट्ठा करके ML की सर्विस को वो सब प्रोवाइड करेगा। तो तुम्हें कुछ टाइम देना पड़ेगा ना कि मेरा क्रॉलर इतने टाइम पे चल जाए। तो सपोज करो तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है। ठीक है, ये सब तुम्हें डिफाइन करना होता है यार, कुछ भी ले लो तुम अपने हिसाब से। अब आते हैं, दूसरा स्टेप हमारा क्या था, API एंड पॉइंट्स। तो यार API एंड पॉइंट्स यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए होंगे। एंड पॉइंट के नाम पे आपको बस ऐसे मान लो कि स्लैश सीड URL, ये एंड पॉइंट होगा। पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, इसकी बॉडी में आप भेज देना एन एरे ऑफ URLs, सीड URL, इनिशियल URLs। इन पे पार्सर पहले स्टार्ट होगा, फिर रिकर्सिवली इनके अंदर जो लिंक लिंक आते रहेंगे उन पे जाता जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप था क्लैरिफिकेशंस, है ना। अच्छा, आगे वीडियो में हो सकता है डेटा थोड़ा ऊपर नीचे भी मैं कर दूं, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, और तीसरा स्टेप था हमारा क्लैरिफिकेशन विद द इंटरव्यूअर। तो यहाँ पे यार क्लैरिफिकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है यार, एक क्रॉलर दिया हुआ है, CDRL आएंगी, क्रॉल करते जाओ। हाँ, क्लैरिफिकेशंस के नाम पे आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो आपको क्लियर ही है, सिंपली क्रॉल द डेटा। इस पे इसके अलावा इस पूरे सिस्टम में कुछ है नहीं, है ना। नॉन फंक्शनल में कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मैंने आपको क्या बताया कि 7 दिन का आपने टाइम लिया था सारी URLs को क्रॉल करने का। तो अब एक ही प्रोसेस, एक सिंगल प्रोसेस 7 दिन तक चलेगा। चलते चलते बीच में फेल हो गया तो इतना लंबा कोई प्रोसेस है, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है ना कि 7 दिन में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहली बात, फॉल्ट टॉलरेंट आपका सिस्टम होना चाहिए। मतलब कहीं फॉल्ट वॉल्ट आ भी गए तो पूरा डेटा चला ना जाए। दूसरा,
ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ आप देखोगे, स्पेसिफिकली जितने भी सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू होते हैं ना, हर एक सिस्टम को डिज़ाइन करने में कई बार एक आध ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर उसी सिस्टम में लगती हैं। तो जैसे पोलाइटनेस उसको बोला जाता है। पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये एक यूआरएल थी सीड, जिसको आपने पार्स करना चालू किया। इसका कुछ डोमेन था हिंदुस्तान टाइम, मान लो हिंदुस्तान टाइम्स .com, HTTPS हिंदुस्तान टाइम्स .com, ठीक है। उसके आर्टिकल में यहाँ पे बहुत सारी यूआरएल्स थी, इन सब का डोमेन सेम था, ठीक है। अब आपका क्रॉलर क्या करेगा ना, जैसे ही इसको पास करना चालू करेगा, ये जितनी यूआरएल आएंगी फटाफट इनको भी पास करना चालू कर देगा। अब यहाँ तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, असली में तो एक वेब पेज में कितने सारे लिंक होते हैं। मान लो 100 हिंदुस्तान टाइम के लिंक हैं, पहले लिंक पे मान लो गए, उसके अंदर एक पेज आया, उस पेज में फर्दर 100 लिंक है ना। तो ऐसे करते करते प्रॉब्लम क्या होगी ना, आपका क्रॉलर काम कैसे करेगा कि ये यूआरएल पे वो डीएनएस के पास जाएगा, डीएनएस यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम का डोमेन नेम होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक आईपी होगा, वो आईपी लेगा और उस सर्वर पे रिक्वेस्ट मारेगा। वो सर्वर रिस्पांस में ये वेब पेज रिटर्न करेगा। इस वेब पेज के अंदर फर्दर एक यूआरएल है, फिर से यही प्रोसेस होगा, उस यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट मारेगा आपका सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना, जहाँ पे ये डोमेन नेम होस्टेड है सर्वर, उसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट जा सकती है साइमल्टेनियसली। इसको हमें अवॉइड कराना है। इसको अवॉइड क्यों करवाना है? एक रीज़न तो हो सकता है डीडॉस अटैक। कहीं और पढ़ लेना, नहीं पढ़ा हो तो बता देना, मैं अपना वीडियो बता दूंगा। मिस्टर रोबोट एक टीवी सीरीज थी, उसके पहले या दूसरे सीजन में यही चीज़ होती है। जब वो साइकोपाथ वाला सीईओ मिलता है ना इसको, तो वो डीडॉस अटैक के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं वो लोग। डीडॉस अटैक क्या होता है ना, देखो कोई भी सिस्टम यार इतना स्केलेबल नहीं होता है कि सडनली खूब सारा ट्रैफिक आया तो वो स्केल अप हो गया फिर स्केल डाउन हो गया। तो ये हैकर वैकर क्या करते हैं ना, खूब सारे बॉट बनाते हैं, करोड़ों बिलियंस रिक्वेस्ट भेज देते हैं एक ही सर्वर पे, तो सर्वर तुम्हारा बैठ जाता है। उस काम को हमें अवॉइड करना है, इसलिए हम लोग को डायरेक्टली रिक्वेस्ट भिजवाना अलाउड नहीं है। सिस्टम को पोलाइट बनाना पड़ेगा। पोलाइट बनाने के रूल्स क्या है, कितना रिक्वेस्ट भिजवा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, ये कैसे पता लगेगा। जितनी भी डोमेन्स होती है ना जिनको क्रॉल करना होता है, यूजली उनके अंदर बॉट डिटेक्शन और बॉट बिहेवियर, देखो हमेशा हम लोग को बॉट का बिहेवियर ब्लॉक नहीं करना होता है। बॉट इज समथिंग विच इज नॉट अ यूजर बट बिहेविंग लाइक अ यूजर। यहाँ पे आपका जो क्रॉलर है उसको कोई यूजर यूज नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक सिस्टम है, तो वो भी तो एक बॉट की तरह ही लगेगा जब वो रिक्वेस्ट मारेगा इस डोमेन पे। भाई अगर ब्राउजर से ये रिक्वेस्ट गई होती तो ब्राउजर से तुम भर 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 क्लिक करके एक साथ खूब सारी रिक्वेस्ट मार नहीं सकते हो, बट ये जो सर्विस है इसके अंदर से तो मार सकते हो ना, उसमें तो स्क्रिप्ट चल रही है, तो ये भी बॉट की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी डोमेन में कोई वेबसाइट है तो हमें बॉट के क्लिक्स उस पर हटाने ही हैं, जरूरी नहीं है। अगर तुम बॉट के क्लिक्स ब्लॉक ही कर दोगे तो ये क्रॉलर कभी क्रॉल ही नहीं कर पाएगा उस वेबसाइट को। कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स को, बट जो भी बिहेवियर है ना वो robot.txt टाइप की एक फाइल होती है हर डोमेन सर्वर में। अरे यार ये मेरा पेन, robot.txt फाइल होती है, ठीक है। उस robot.txt फाइल में ये बिहेवियर लिखे होते हैं, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बस मैं आपको बता रहा था कि पोलाइटनेस का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया डीडॉस अटैक से बचाने के लिए पोलाइटनेस कर सकते हैं। एक और पॉइंट होता है उसके लिए पोलाइटनेस कर सकते हैं, आगे जब आर्किटेक्चर बनाऊंगा तब बताऊंगा, बट पोलाइटनेस करनी होती है, ठीक है। तीसरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लोग आ जाते हैं स्केल। तो यार सोचो, एक डेटा पार्स करने में, एक वेब पेज पार्स करने में क्या लगता है आपको, कितना समय लगेगा अगर 2-3 MB का वेब पेज है। बहुत भयानक भी अगर आप क्रॉलर बनाओगे ना 5-6 सेकंड ले ही लेगा।
आप लोगों ने जब जेसन पार्सर टाइप की चीज़ें बनाई होंगी, कभी डेवलपर हो तो आपने देखा होगा कि थोड़ा टाइम लग जाता है। 10 बिलियन वेब पेजेस थे जो मैंने एग्जांपल में लिए थे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन में, उनको करने में कितना टाइम लगेगा, और 7 दिन के अंदर आपको करना है, तो ऑब्वियसली हाईली स्केलेबल आपका सिस्टम होना चाहिए। तो एक अंदाजे से इतना सिस्टम स्केल हो, अच्छा सडन पीक ट्रैफिक इस सिस्टम में आ नहीं सकता है ना, सडन पीक ट्रैफिक आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है इस सिस्टम पे। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ कस्टमर एक साथ आके, है ना, एक बार में एक ही चलेंगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। अभी ये मान के चलो कि आपका सिस्टम स्केलेबल तो होना ही चाहिए। ठीक है, आगे हम कैप थ्योरम का भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैप थ्योरम बोलते हैं ना कि सिस्टम पार्टीशन टॉलरेंट तो है ही, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में आपको चुनना है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, मेरी थ्योरी की वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि कैप थ्योरम ये बोलती है कि पार्टीशन टॉलरेंस तो होगा ही। पार्टीशन टॉलरेंस क्या होता है ये भी मेरी थ्योरी की वीडियो में मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में आपको डिसाइड करना होता है। अगर कंसिस्टेंसी हाईएस्ट रखोगे तो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होनी ही पड़ेगी, हो ही जाएगी आपके सिस्टम में। अवेलेबल बहुत ज़्यादा रखोगे तो अपने आप कंसिस्टेंसी कम हो ही जाएगी। आप ऐसा सिस्टम बना ही नहीं सकते जो हाईली कंसिस्टेंट भी हो, हाईली अवेलेबल भी हो, थ्योरेटिकली ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थ्योरम है, रट्टा मार लो। इस पे जाऊंगा ना, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनेगा, कम से कम 5 घंटे का इसी पे बन जाएगा, तो आपके स्कोप के बाहर है। फिर भी अगर बहुत उत्सुकता हो, चुल्ल मची हो तो बता देना, बना देंगे। ठीक है, तो यूजली हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा कंसिस्टेंट थोड़ा अवेलेबल तो रखते ही हैं किसी सिस्टम को, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। कंसिस्टेंसी बढ़ा के अवेलेबिलिटी घटा दो या अवेलेबिलिटी बढ़ा के कंसिस्टेंसी घटा दो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट सोचो। 10 बिलियन वेब पेजेस को आपको क्रॉल करना है, एक आध छूट भी जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा ओवरऑल डेटा में, माइन्यूट सा फर्क। तो कंसिस्टेंसी हम थोड़ी डाउन भी रख दें चलेगा, बट पूरा सिस्टम 7 दिन तक चलाना है, 7 दिन के अंदर चलाना है। ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं रहा, बार बार डाउन होता रहा, तो पक्का ही डेटा लॉस होगा। 10 बिलियन वेब पेज का डेटा अगर आप सोचो कि हम बैकअप कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, बीच में डाउन हो भी गया, तो आप क्या बार बार बैकअप कराते जाओगे? इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें अवेलेबिलिटी अच्छी चाहिए। ठीक है, कंपेयर टू कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था अगला स्टेप, कि किसी भी सिस्टम में 3 लेयर होती हैं। एक होती है फ्रंट एंड लेयर, वेब लेयर, दूसरी होती है एपीआई लेयर जिसमें सर्विसेज होती हैं, तीसरा होता है डेटाबेस लेयर। आपको डिसाइड करना होता है कि जो ये क्वेश्चन है वो किस लेयर में बिलोंग कर रहा है। मोस्टली SD2 लेवल पे मैंने यही देखा है कि एक ही लेयर पे के अराउंड वो क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा होता है। फॉर स्टाफ इंजीनियर थोड़ा हाई में किन्हीं 2 लेयर पे। ठीक है, सोच के देखो ये क्वेश्चन आपको क्या लगता है किस लेयर पे आना चाहिए। देखो मेरा थॉट प्रोसेस ये है ना कि पहली बात तो ये यूज़र के द्वारा इंटरेक्ट नहीं होगा, यूज़र बस एक API कॉल करेगा और सीड URL भेजेगा, सिस्टम चालू हो जाएगा। तो ये फ्रंट एंड का तो हो नहीं सकता, इसमें TLS SSL दुनिया भर का हो नहीं सकता। ठीक है, डेटाबेस जो आप पार्स करोगे इतनी बड़ी बड़ी URL, डेटाबेस में तो स्टोर कराओगे नहीं इतने बड़े वेब पेजेस, S3 वगैरह में स्टोर कराओगे। डेटाबेस में केवल मेटा डेटा स्टोर कराओगे। मेटा डेटा के नाम पे आप क्या करा सकते हो, सोचो। URL है, उसके करस्पॉन्डिंग S3 का लिंक है,
आगे वीडियो में देखोगे एक आध फील्ड हम और ऐड कराएंगे जब हम पोलाइटनेस इंक्लूड करेंगे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे नहीं रहेगा कि स्कीमा कैसा होना चाहिए सिस्टम का, क्योंकि आपके पास 7 दिन का टाइम है भाई, 7 दिन का टाइम है। तो डेटाबेस अगर आप स्कीमा बहुत अच्छा भी रखोगे, थोड़ा बहुत एक आध सेकेंड फास्ट कम हो भी गया, तो 7 दिन के टाइम फ्रेम में मैटर नहीं करेगा। तीसरा बचता है सर्विस लेयर, उसके अराउंड लग रहा है हमें क्वेश्चन, ठीक है, तो हम फोकस स्टार्ट करेंगे सर्विस के हिसाब से। चौथा स्टेप था विदाउट थिंकिंग अबाउट स्केलिंग प्रोसीड विद द मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर विच कैन वेरीफाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ट्रेड ऑफ वगैरह सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं कि हम थोड़ी सी स्केलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करके कंसिस्टेंसी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो पूरी करवानी ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जल्दी से कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरा करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सीड यूआरएल्स आपके पास आएंगी, ठीक है। सपोज करो वो सीड यूआरएल भी कितनी भी हो सकती है यार, 5, 10, 15, 20, 50, 1000, इस पे कोई लिमिट तो है नहीं, है ना। तो इसमें मान लो एक क्यू टाइप की चीज हमने बना ली, ठीक है। क्यों क्यू यूज किया अभी बताऊंगा। अभी लिए सपोज कर लो कि एक क्यू यूज किया है, उसके अंदर सीड यूआरएल्स हमने डाल दी, ठीक है। इस क्यू के अंदर सीड यूआरएल डाल दी। स्पेस बचाने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। और नॉर्मली मैंने जितने भी वीडियो या किताबें पढ़ी है एलेक्स वगैरह की, इसको फ्रंटियर क्यू बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पता नहीं, है ना। हर चीजें स्पष्ट नहीं होती। अब आप कह दो यार लैपटॉप को लड्डू क्यों नहीं बोला जाता, तो अब भाई अंग्रेज बना के गए, बोलना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फ्रंटियर क्यू वहाँ पे बोला गया है, वही मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे सीड यूआरएल्स इनिशियल आएंगी, इनिशियल सीड यूआरएल, ठीक है। सीड यूआरएल्स का मतलब जब क्रॉलर आपको स्टार्ट करेगा तो इनिशियली आपको कुछ यूआरएल्स देनी पड़ेंगी ना, जिसपे वो स्टार्ट करेगा क्रॉलिंग, तो वो होती है सीड यूआरएल। अब सपोज कर लो आपने 1, 2, 3, 4 सीड यूआरएल दी। पहली सीड यूआरएल से एक HTML पेज यानी वेब पेज फेच हुआ, ठीक है। उस वेब पेज में फर्दर अंदर बहुत सारी यूआरएल है, ठीक है। सपोज करो ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, सपोज करो दूसरी यूआरएल है टाइम्स ऑफ इंडिया की, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ही लिखा है, बहुत ज़्यादा दिखे ना वीडियो पे, तो मैं सोच रहा इतना छोटा छोटा लिखा है। तीसरी सपोज कर लो किसी और न्यूज़ चैनल की है, सपोज करो लल्लन टॉप, ठीक है। इस यूआरएल के लिए एक वेब पेज आया, पॉसिबली उसमें और भी लिंक होंगे हिंदुस्तान टाइम्स के। पहले लिंक पे जाओगे फिर एक वेब पेज आएगा, पॉसिबली उसमें फिर से हिंदुस्तान टाइप के लिंक होंगे। सिमिलरली जब मान लो ऐसे क्रॉल करते करते सारे लिंक आपने क्रॉल कर दिए, फिर आप आओगे टाइम्स इंडिया पे, टाइम्स इंडिया का वेब पेज खुल के आएगा, प्रोबेबली उसमें भी ज़्यादातर टाइम्स इंडिया के ही लिंक होंगे फर्दर। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हो। हिंदुस्तान के पूरे क्रॉल करने के बाद, टाइम्स ऑफ इंडिया के पूरे क्रॉल करने के बाद, लल्लन टॉप के पूरे क्रॉल कर रहे हो। एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च करो। ब्रेथ फर्स्ट का मतलब सबसे पहले सीड यूआरएल हिंदुस्तान की थी, सारे लिंक आपने लिए, एक HTML पेज आया, उसको पार्स करके सारे लिंक उठाए। वो लिंक अभी नहीं प्रोसेस करने,
करने हैं रख लो, लेकिन अभी नहीं जाने। अब जाएंगे हम टाइम्स ऑफ इंडिया पे, उसका वेब पेज आया, उसके सारे लिंक उठा के रख लिए। जैसे करते करते लल्लन टॉप भी प्रोसेस हो गया। अब आओ नेक्स्ट लेवल की यूआरएल, ये थी सीड लेवल। सीड लेवल के बाद आएगा फर्स्ट लेवल, ठीक है। यहाँ होंगी मान लो 5 होंगी हिंदुस्तान टाइम की, 5 होंगी टाइम्स ऑफ इंडिया की, 5 होंगी लल्लन टॉप की यूआरएल। फिर आप हिंदुस्तान टाइम की 5 उठाओगे, लेवल 3 पे जाओगे, मान लो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 50 हो गई हिंदुस्तान टाइम की, 50 हो गई टाइम्स ऑफ इंडिया की, 100 हो गई लल्लन टॉप की। इससे क्या फायदा होगा, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च बेटर रहेगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये थोड़ा आप सोच के बताना कमेंट में। ना समझ में आए तो बताना, मैं आपको बता दूंगा। बट हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करेंगे, क्या फायदा होगा ये आप सोच के बताना, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करने के लिए हम लोग क्यू यूज कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इस क्यू का काम क्या होता है। अभी तो मैं बस बेसिक आर्किटेक्चर विदाउट थिंकिंग अबाउट स्केलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यार, फ्रंटियर क्यू में कुछ सीड यूआरएल्स होंगी। आपका जो सिस्टम होगा वो इन सीड यूआरएल्स को लेगा, पार्स करेगा, मतलब लेगा, रिक्वेस्ट कॉल करके वेब पेज फेच करेगा, उस वेब पेज को S3 वगैरह में स्टोर करा लेगा, परसिस्ट हो गई। उसके बाद आप उस पर अथीना वथीना की क्वेरी लगा सकते हो पार्सिंग के लिए, है ना। इन मेमोरी वेब पेज को फेच करके पार्स करना सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा, है ना। इसलिए आप उसको S3 में स्टोर करा दोगे, फिर उसमें अथीना वथीना की क्वेरीज लग सकती हैं, है ना। सिस्टम रिक्वेस्ट कॉल करेगा, वेब पेज फेच करेगा, S3 में स्टोर करा देगा, उसको पार्स करेगा। पार्स करने के बाद जो यूआरएल्स आती हैं उन्हें भी तो दोबारा से फेच करना है ना, सेम प्रोसेस दोहराना है, तो उन यूआरएल को दोबारा क्यू में डालेगा। तो यहाँ पे आपका मेन सिस्टम होगा, ठीक है। इसका पहला स्टेप क्या होगा, इसका पहला स्टेप होगा पुल द यूआरएल फ्रॉम हेयर, ठीक है। दूसरा होगा फेच द वेब पेज, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, पार्स द वेब पेज। चौथा स्टेप, पार्स करने के बाद जो टेक्स्ट डेटा आया है वो तो कहीं स्टोर करा ही लो। फाइनल जब ब्राउजर खत्म हो जाएगा तो वो टेक्स्ट डेटा हमें देना होगा ना इन 10 बिलियन यूआरएल्स का, वो टेक्स्ट डेटा तो कहीं स्टोर करा ही लो। प्लस जो एक्स्ट्रा यूआरएल्स आई हैं, सपोज एक वेब पेज आया उसके अंदर भी कुछ यूआरएल होंगी, उनको पुश कर दो बैक टू फ्रंटियर, है ना। यूआरएल पुल करने के लिए सिंपल स्टेप है, ये मान लो कोई SQS टाइप का क्यू होगा, AWS का, काफका आपका भी यूज कर सकते हो। आगे इस पे भी बताएंगे क्यों SQS यूज करना है, काफका क्यों नहीं, या क्या ट्रेड ऑफ है। पहला स्टेप तो पुल कर लोगे, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आते हैं। ब्राउजर से जब हम API कॉल करते थे किसी वेब पेज को फेच करने के लिए, तो DNS पे उस डोमेन नेम की मैपिंग से जो भी IP एड्रेस होता था वो ब्राउजर को मिल जाता था। मिलने के बाद उस IP एड्रेस पे जो सर्विस चल रही होती थी उस पर हम रिक्वेस्ट मारते थे, वो सर्विस हमें वेब पेज उठा के दे देती थी। अब यहाँ पे आपके पास कोई ब्राउजर तो है नहीं, सेम काम आपको अपने सिस्टम के अंदर करना होगा। तो क्या हो गया, हम एक्सियोस या HTTP लाइब्रेरी कोई भी यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही। बट इंटरव्यू में स्टार्ट तो आप ऐसे ही करोगे कि वी कैन यूज एनी HTTP लाइब्रेरी फॉर डूइंग द नेटवर्क कॉल, बट इंटरव्यूअर प्रोब कर सकता है कि कैसे वो काम करता है, इसलिए मैंने बता दिया
यही काम HTTP लाइब्रेरी भी तुम्हारे सर्वर के अंदर से करती है इंटरनली। उस डोमेन के लिए आईपी ढूंढ के लाती है, उस आईपी पे रिक्वेस्ट मारती है। इसीलिए मैं यहाँ पे डीएनएस बना देता हूँ, ठीक है, डीएनएस। बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है, वीडियो में लास्ट में समझ में आएगा जब हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे आर्किटेक्चर को। अभी हम स्केलिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, अभी सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी करानी है। डीएनएस होगा, सेकेंड स्टेप कर रहे थे, डीएनएस होगा, वो आईपी देगा, उस आईपी को हम यहाँ से फेच करा लेंगे। सपोज करो वही आईपी यहाँ पे है, ठीक है, तो सर्विस तुम्हारी यहाँ जाएगी, बदले में वेब पेज तुम्हें मिल जाएगा। तीसरा स्टेप क्या था, वेब पेज को S3 में स्टोर करा के पार्स कराना था। तो मान लो एक यहाँ पे S3 होगी, S3 को ज्यादातर मैंने देखा है गोले से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कब S3 यूज करना है, कब DB यूज करना है। रट्टा मारना हो तो ये सोच लो कि जब ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर कराना है किसी फाइल को, या बहुत बड़ा जेसन ऑब्जेक्ट है, तो S3 यूज कर लो। डेटा स्ट्रक्चर्ड है तो डेटाबेस यूज कर लो। कोई इस तरह का डेटा है जिसमें आपको छोटी छोटी क्वेरीज मारनी है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के नहीं लाना है, तो उस केस में डेटाबेस यूज करो। पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल सपोज करो डेटाबेस सीक्वल में कोई टेबल है, उस टेबल में 1 मिलियन रिकॉर्ड है या कुछ भी रिकॉर्ड्स हैं, आपको सिर्फ एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सो एंड सो टेबल। तो अब क्या कर रहे हो, एक टेबल का सारा डेटा उठा के ला रहे हो। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम उस पूरे डेटा को, पूरी टेबल को S3 में स्टोर कराएं तो क्वेरी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। बट सपोज करो आपको कुछ ऐसा करना है कि जिस यूज़र की आईडी ये है और ईमेल ये है, वो फेच करना है, तो उस केस में S3 पे ये क्वेरी धीमी चलेगी, बिकॉज S3 में पूरी की पूरी फाइल एक साथ स्टोर होती है, जबकि डेटाबेस में जो भी आप स्टोर कराते हो टेबल, उसके ब्लॉक्स बनते हैं, वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं डिस्क में। उन मेमोरी लोकेशंस का अलग अलग रेफरेंस होता है। समझे? नहीं समझे कमेंट में बता देना, नहीं समझ में आएगा एक बार में, इस पर सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। बट ऐसे समझ लो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट की तरह बड़ा ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा स्टोर कराना है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को फेच करके कुछ उस पर प्रोसेसिंग कर देगी, तो S3 यूज कर लेना, ठीक। अगला स्टेप, वेब पेज से स्टोर कराने के बाद ये सर्विस क्या करेगी, पार्स करेगी और जो URL आई उसको पुश बैक कर देगी इस क्यू पे, है ना। ये आपकी मोटा मोटी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। एक आप ऐसे समझ सकते हो, हाँ अभी के लिए मोटा मोटी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है यार, कॉलेज के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, इतना उन्होंने बता दिया, काम खत्म। वहाँ सिर्फ ये उनका समझना पर्पज होता है कि वेब क्रॉलर क्या होता है, बच्चे को पता है कि नहीं, जो कॉलेज के लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं जो SD1 है, जो SD1 है और SD2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। देख के ही आपको लग रहा होगा कि यार ये सर्विस बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे क्या, सब काम यही कर रही है। हमारी पहली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी फॉल्ट टॉलरेंस। ये सर्विस 7 दिन तक चलेगी, बीच में कहीं भी फॉल्ट हुआ तो खत्म। तो क्यों ना हम इस सर्विस को ब्रेक करें छोटे छोटे पार्ट में। देखो कभी भी सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना है ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है, और सिर्फ वेब सिस्टम में नहीं, वेब सिस्टम तो बाद में आए, जो नॉर्मल मैनुअल सिस्टम,
भाई सरकार भी ऐसी ही चलती है, कुछ भी ऐसे ही चलता है यार। एक बंदे को पूरी पावर दे दोगे, डिक्टेटर बन जाएगा। तो उसकी पावर तोड़ तोड़ के हम अलग अलग सर्विस बनाते हैं ना, विधानसभा, लोकसभा, ये सब जुडिशरी वुडिशरी, है ना। वही काम आपको यहाँ भी करना है भाई। सारे डिसीजन अगर एक ही आदमी लेगा, जज भी मैं ही हूँ, नेता भी मैं ही हूँ, वकील दरोगा सब मैं ही हूँ, और मैं मर गया या बीमार हो गया तो पूरा सिस्टम ठप। इसलिए उसको ब्रेक किया जाता है ना। सिमिलरली मान लो ये सर्विस बीमार हो गई तो आपका पूरा सिस्टम ठप। तो इसको ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट में। इनिशियली आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सिस्टम, ये वाली जो सर्विस है वो फ्रंटियर से यूआरएल पुल करेगी, वेब पेज को फेच करेगी, ठीक है, S3 में स्टोर करा के रुक जाएगी। पार्सिंग के लिए हम अलग सर्विस यूज करेंगे। तो ये स्टेप मिटा के यहां आप बोल सकते हो कि फेच द वेब पेज, स्टोर इन S3, ठीक है। आगे का काम के लिए हम अलग सर्विसेज बनाएंगे। अब पार्टीशन टॉलरेंस के अकॉर्डिंग सिस्टम में एक आध सर्विस बंद भी हो गई तो दूसरी सर्विसेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जो अपना काम करती रहे। तो मैंने क्या बोला, ये 3 काम इस सर्विस से होंगे, आगे का पार्सिंग का काम अलग सर्विस से बनाएंगे। तो वो सर्विस अभी सिस्टम में है भी नहीं, तब भी पार्टीशन टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ये सर्विस चलती रहनी चाहिए, अपना काम करती रहनी चाहिए, ठीक है। वो इसीलिए सिस्टम में पार्टीशन टॉलरेंस होना चाहिए क्योंकि सपोज इस सर्विस के काम पे दूसरी सर्विस का काम डिपेंडेंट है और दूसरी सर्विस अभी डाउन है। दूसरी सर्विस के होने या ना होने से पहली सर्विस का काम डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन पहली सर्विस के होने ना होने से दूसरी सर्विस का काम डिपेंडेंट है। पहली सर्विस अगर डाउन हो गई, वेब पेज फेच ही नहीं हुआ, तो पार्स क्या होगा। कंट्रेरी टू दैट, वेब पेज पार्स ना भी हुआ तो इतना सिस्टम तो चलते रहना चाहिए ना, ताकि पार्सिंग वाली सर्विस दोबारा भी अप हो। तो जितना काम ये सर्विस कर चुकी है, जितने फेच करके वेब पेज ला चुकी है, ये अगली सर्विस वहां से पार्सिंग चालू कर दे। उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो S3 में स्टोर कराया ना वेब पेज, हम एक डेटाबेस लेंगे, उसमें एक टेबल लेंगे जिसमें URL जो यहां से पुल की थी उसके करस्पॉन्डिंग S3 लिंक स्टोर करा लेंगे, ताकि नीचे वाली सर्विस जो पार्स करने वाली है, इस S3 लिंक पे एक वेब पेज होगा जिसको पार्स करवाना है। ये सर्विस अगर डाउन हो भी गई तो ये सर्विस चलती रहेगी, URLs ला के S3 में स्टोर करा के DB में डालती रहेगी। और नीचे वाली सर्विस, मान लो सपोज कर लो यहाँ एक और पैरामीटर डाल देते हैं, इज क्रॉल्ड। नीचे वाली सर्विस जब चालू होगी तो देखेगी कौन कौन सी क्रॉल ट्रू है कि फॉल्स है। इनिशियली इस क्रॉल सारे में फॉल्स रहेगा, नीचे वाली सर्विस आएगी, जिन जिन को क्रॉल करती जाएगी ट्रू करती जाएगी। सपोज करो 10-15 ट्रू करके नीचे वाली सर्विस चली गई थी, नए नए URL तब तक स्टोर हो गए जब तक ये अप हुई। तो जो जो स्क्रॉल फॉल्स थे फिर से उनको पास करना चालू करेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा इस स्क्रॉल का असली यूज। अभी के लिए ऐसे समझ लो कि स्क्रॉल यहाँ पे नहीं है, सिस्टम बढ़िया से चल रहा है फंक्शनली। हैप्पी पाथ के लिए सिस्टम में अभी बस हैप्पी पाथ पे ध्यान दो, ज़्यादा स्केलेबिलिटी इन सब पे ध्यान मत दो। S3 पे गए, जो भी वेब पेज आया उसको स्टोर कराया, उस URL के करस्पॉन्डिंग ये S3 लिंक दिया, है ना। और इस सर्विस ने जो नए वेब पेजेस यानी S3 लिंक
इस प्रायोरिटी क्यू में डाल दिए। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू क्यों बोला मैंने, नॉर्मल क्यू क्यों नहीं बोला? थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी प्रायोरिटी डिसाइड करने की क्यू के अंदर। कि जैसे मान लो ऐसा हो सकता है ना कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हारा, हिंदुस्तान टाइम में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में उतने अच्छे आर्टिकल नहीं है, जर्मनी का कोई लोकल अखबार है उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिकल हैं। सपोज करो सीड यूआरएल में आपने कोई अनजान सा नाम दे दिया, या मान लो ऐसे कर लो टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक दे दिया, हिंदुस्तान टाइम का दे दिया, लल्लन टॉप का दे दिया। आप बोलोगे कि जो अखबार सबसे ज़्यादा इस समय देखा जाता है उसका पहले पार्सिंग करो, उसकी पार्सिंग पे ज़्यादा फोकस करो। करते 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 आपको जर्मनी का कोई लोकल अखबार मिल गया जिसमें और अच्छी न्यूज़ है, तो अब आप बोलोगे अपने क्रॉलर को यार उसके कंटेंट को अच्छे से पार्स करो। प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सकते हो ना, इसलिए प्रायोरिटी क्यू। डीएसए वाला प्रायोरिटी क्यू सिर्फ वही नहीं होता है कि जो मैक्स एलिमेंट है वो ऊपर आ जाए, जो मिन एलिमेंट है वो नीचे आ जाए। प्रायोरिटी क्यू का मतलब है कि आप डिसाइड कर सकते हो कस्टम प्रायोरिटी। चलो ये डीएसए का होमवर्क है। डीएसए का होमवर्क ये है कि डिजाइन अ मिन हीप इन विच इवन नंबर कम्स एट टॉप। तो जो इवन नंबर है वो टॉप पे आएंगे ही, और उन इवनों में इवन नंबर में जो मिन है वो सबसे टॉप पे आएगा। ये डीएसए क्वेश्चन करना है। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्यू का क्या यूज़ है, हम यहाँ पे पी क्यू यूज़ क्यों करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका नाम मैं पार्सिंग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है, पार्सिंग करना। देखो मकसद मत भूलना। ठीक है, पार्सिंग क्यू है, इंटरनली प्रायोरिटी क्यू की तरह काम करेगा। ठीक है, इसमें यूआरएल भेज दी जाएगी करस्पॉन्डिंग S3 लिंक। ठीक है, ये क्या करेगा, मेन जो पार्सिंग की सर्विस है ना, पार्सिंग सर्विस, ये पार्सिंग सर्विस इस क्यू से ये S3 लिंक पुल करती रहेगी। ठीक है, इसका पहला स्टेप होगा एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट। ठीक है, इसका दूसरा स्टेप होगा उस टेक्स्ट को सेव कराना। देखो S3 लिंक के अंदर पूरा का पूरा वेब पेज है ना, उस वेब पेज का डेटा तुमने एक्सट्रैक्ट कराया। एक्सट्रैक्ट कराने का लॉजिक भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी वेब पेज के अंदर बहुत सारे इमेजेस हों, तो उस इमेजेस के लिए OCR टाइप का आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तमाम चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए एक्सट्रैक्ट कराना एक स्टेप है। एक्सट्रैक्ट कराने के बाद जो कंसोलिडेटेड डेटा बना उसको आपको कहीं सेव भी कराना पड़ेगा। वो सेव कराना भी इसी सर्विस का काम है। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो डेटा सेव होगा वो भी इसी S3 में रहेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूं, रॉ HTML जो कि है वेब पेज जो यहां से आया था, और उसका TXT डेटा, यानी HTML को पार्स करने के बाद जो डेटा मिला, उस वेब पेज हमेशा HTML ही होता है ना, उसके अंदर इमेजेस वगैरह हो सकती हैं, तो उन इमेजेस के कंटेंट को भी पार्स करके जो टेक्स्ट डेटा बना वो भी स्टोर कराएंगे, ये वाले स्टेप्स है। ठीक है, वो जो टेक्स्ट डेटा बना एक वेब पेज को पास करके, उसके अंदर भी तो बहुत सारी यूआरएल्स होंगी, उन सारी यूआरएल को भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट URLs। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद
यूआरएल दोबारा इस क्यू में डाल दो, यहाँ पे लिख दो एक्सट्रैक्टेड यूआरएल, और ये सेकेंड स्टेप जो है वो S3 में डेटा डाल देगा। ठीक है, इस सर्विस का काम होगा fetch raw HTML from S3 link, save txt data back to S3। अब ये आपका सिस्टम थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ है दो अलग अलग सर्विसेज में। ठीक है, क्यों यूज किया? हम ऐसा भी तो कर सकते थे, वेब पेज पुल करो, है ना, S3 में स्टोर कराओ और लिंक डायरेक्ट यहां डाल दो। तो क्यों यूज किया? देखो, सपोज करो एक वेब पेज आया जो किसी ऐसे छोटी मोटी देसी अखबार का है, तो वो वेब पेज कितना होगा? छोटा सा होगा, 100 वर्ड का। उसके अंदर 10-20 फर्जी मान लो लिंक है। कंट्रेरी टू दैट हिंदुस्तान टाइम या किसी बड़े अखबार का एक वेब पेज है, वो होगा 2000 वर्ड का या 5000 वर्ड का। उसके अंदर भी बहुत सारे लिंक होंगे, है ना। इन केस ये वाली सर्विस ऐसे बेनामी अखबारों के वेब पेजेस फेच कर रही है, जल्दी से फेच करेगी, जल्दी से स्टोर करेगी, है ना। उसके बाद वो जल्दी लिंक इधर भेजने लगेगी पार्सिंग के लिए। मैं बता रहा हूं आपको कि हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो क्यों ना यूज करते, डायरेक्टली हम जो भी वेब पेज फेच किए हैं उसको S3 में स्टोर करा के उसका लिंक यहाँ भेजते, तो प्रॉब्लम क्या आती वो बता रहा हूँ। कि मान लो इस तरह के वेब पेज है छोटे छोटे, जल्दी वो फेच होंगे, जल्दी यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, छोटा डेटा है, और तुरंत आप उसका लिंक यहाँ पार्सिंग के लिए भेज दोगे। उसकी जगह अगर कोई बड़े पेजेस हैं, सपोज करो ये छोटा सा पेजेस आपने यहाँ पे स्टोर कराया, उसका लिंक तुरंत पार्सिंग के लिए भेजा। अब ये पार्सिंग सर्विस क्या करेगी, फिर से फटाक से जल्दी उसको पार्स करके एक्सट्रैक्ट करके लिंक पीछे भेजेगी। बट अगर बहुत बड़ा पेज आया, उसका आपने S3 में स्टोर कराया, लिंक इस सर्विस को भेजा डायरेक्टली, इस सर्विस ने उसको पार्स किया, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा पेज है ना। तो अगर टाइम लगेगा तो वो धीरे यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड यूआरएल भेजेगी। केस 1 में जल्दी एक्सट्रैक्टेड यूआरएल भेज रही थी, केस 2 में धीरे भेजेगी। केस 1 में अगर जल्दी एक्सट्रैक्टेड यूआरएल यहाँ पे जाएंगी तो जल्दी ये वाली सर्विस उनको यहाँ से फैच करेगी, फिर नीचे पास करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि लोड इस सर्विस पे ज्यादा आए कंपेयर टू दिस सर्विस। सडन लोड, जब यहां से बहुत जल्दी यूआरएल एक्सट्रैक्ट होंगी, ऊपर क्यू में जाएंगी, उस क्यू से सर्विस पुल करेगी, सडन लोड इस सर्विस पे बढ़ सकता है। हम चाहते हैं कि उस सडन लोड के करस्पॉन्डिंग नीचे वाली सर्विस को स्केल अप स्केल डाउन ना करें, जो ये अपना टाइम लेती है वो टाइम इसको लेने दें। इसलिए हम बीच में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ला रहे हैं। आपने मेरी स्केलेबिलिटी की सीरीज में देखा था कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमें क्यों लाना पड़ता है। इसलिए हम इस प्रायोरिटी क्यू को यहाँ पे ला रहे हैं कि जब यहाँ पे खूब सारा लोड बढ़ेगा, खूब सारी एक्सट्रैक्टेड यूआरएल आएंगी, उसी स्पीड से ये S3 में स्टोर करा के जल्दी नीचे भेजेगा, तो जल्दी इसको पार्स ना करना पड़े। सपोज करो ये सर्विस कुछ टाइम 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 1 मिनट का लेती है पार्सिंग में,
जब सपोज करो एक एक मिनट पे एक रिक्वेस्ट आ रही थी, यहाँ से फैच हो रहा था, ये पार्स कर रही थी, फिर फैच हो रहा था, फिर पार्स कर रही थी। सडनली छोटे छोटे पेज आने लगे, बहुत सारी छोटी छोटी लिंक क्यू में जाने लगी, जल्दी जल्दी पेज फैच होने लगे, और अचानक से पासिंग टाइम है 1 मिनट का, लेकिन हर 10-10 सेकंड में रिक्वेस्ट डायरेक्टली आने लगी, तो ये सर्विस बैठ जाएगी, लिसन क्यू में रिक्वेस्ट स्टोर हो जाएंगी, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। स्केलेबिलिटी का मतलब ही ये होता था कि बिना परफॉर्मेंस को घटाए और लेटेंसी को बढ़ाए, सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टू मच एक्स्ट्रा सडन पीक इन लोड। बिना परफॉर्मेंस को घटाए और लेटेंसी को बढ़ाए, इसलिए यहाँ पे हम क्यू यूज कर रहे हैं, वरना परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और भी रीजंस हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मोटा मोटी ये आपका सिस्टम है, ठीक है। अब हम लोग धीरे से चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। तो ये हमारा बेसिक सिस्टम बन गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फॉल्ट टॉलरेंस पे और डिटेल पे, आई मीन टू से कंसिस्टेंसी पे। भाई कई बार ऐसा होगा कि जब तुम कोई पर्टिकुलर वेब पेज फेच करोगे तो वो वेब कॉल जो होगी, नेटवर्क कॉल, वो फेल हो गई। बहुत बार ऐसा होता है ना, तुमने भी देखा होगा कि वेबसाइट क्रैश होती है या पर्टिकुलर टाइम के लिए डाउन होती है या ओवरलोडेड होती है, तो उस मोमेंट पे नहीं आता है वेब पेज, लोड नहीं होता है, तो हम उसके लिए रीट्राई लगा सकते हैं। कॉल करो, नहीं हुआ, दोबारा कॉल करो। नॉर्मल रीट्राई लगाने के बहुत नुकसान होते हैं, जो मेरे थ्योरी के वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वहीं मैंने आपको एक्सपोनेंशियल बैकऑफ बताई थी एक स्ट्रेटजी, उन नुकसान से बचने के लिए। देखो वो जो थ्योरी के वीडियो मैंने बनाया ना, वो सब हथियार है, भाला भरची बंदूक, ये युद्ध है। बिना हथियार के युद्ध नहीं लड़ सकते। थ्योरी पढ़ा नहीं, सीधा यहाँ आ गए, ठीक है। तो हथियारों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसके बाद ही युद्ध लड़ पाओगे, वरना होगा क्या। सपोज ये पूरा आर्किटेक्चर आपने रट्टा भी मार लिया, इंटरव्यूअर जब डिग डीप करेगा, प्रोब करेगा आपको, तो आपका दिमाग पगलाएगा, फिर आप उल्टी सीधी चीज़ें करोगे। जैसे हो सकता है ये क्यू उठा के यहाँ जोड़ दो S3 और सर्विस के बीच में, तो वहीं पे रिजेक्ट। तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ से रिट्राई लगाना, उसके क्या फ़ायदा होते हैं मेरे थ्योरी के वीडियो में देखना। पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लो, फिर यहाँ आना, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में मैंने आपको बताया था हम लोग क्या करते हैं, पहली कॉल मारते हैं, उसके बाद 2 सेकंड के लिए वेट करते हैं अगला रिट्राई के लिए। अगर फिर फेल हो गया तो एक्सपोनेंशियली टाइम बढ़ता जाता है, आप 4 सेकंड के लिए वेट करोगे, फिर 8 सेकंड के लिए वेट करोगे। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, कि कितने से टाइम इंक्रीज कराना है, ये आप डिफाइन करा सकते हो, खुद के आपको डिफाइन करना होता है कोडर को। एक्चुअली में रियलिटी में क्या होता है, सिस्टम आपका टेस्ट होता है, बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर हम ये सब चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का लॉजिक है, उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट कराना है कि पहले 2 सेकंड में कॉल हो, 4 सेकंड में कॉल हो, 8 सेकंड में कॉल हो, तो आपको टाइमर्स यहाँ पे सेट करने होंगे। एक कॉल हुई, टाइमर चला, सेट टाइम आउट टाइप का समझ लो, जावास्क्रिप्ट का। टाइमर का टाइम पूरा हुआ तो फिर से दूसरी कॉल हुई, तो उसके लिए आपको टाइमर यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे, जो कि एक स्टेट है पर्टिकुलर एपीआई कॉल की। उससे होगा क्या, ये स्टेट फुल सर्विस बन जाएगी। स्टेट फुल सर्विस हाईली स्केलेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मेरे थ्योरी के वीडियो में देखना, एक और हथियार है ये। इसलिए हमें किसी तरह से ये स्टेट यहां से हटानी पड़ेगी। ये स्टेट यहां पे रखने की जगह हम ये पूरी प्रोसेसिंग काफका को दे सकते हैं। मतलब यूआरएल यहाँ से फेच हुई, यानी कि एक मैसेज फेच हुआ, वो मैसेज का काम क्या है, वेब पेज को फेच करना, वो फेल हो गया, तो काफका को हमने नोटिफाई कर दिया कि जो पर्टिकुलर मैसेज फेच हुआ है वो फेल हुआ है। काफका क्या करेगा,
उसमें सपोज कर लो एक और टॉपिक तुमने बनाया होगा फेल्ड यूआरएल। देखो काफका कैसे काम करता है ये तुम किसी और वीडियो में देख लेना। मोटा मोटी ये समझो कि इसके अंदर मल्टीपल टॉपिक होते हैं। जैसे मान लो बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट, फुटबॉल। क्रिकेट के सारे मैसेज क्रिकेट टॉपिक के अंदर आएंगे, बॉलीवुड के बॉलीवुड टॉपिक के आएंगे। सिमिलरली फेल्ड यूआरएल के एक अलग टॉपिक होगा। जितनी मैसेज यहाँ पे वेब पेज फैच नहीं कर पाए जो यूआरएल, वो सारे यूआरएल यहाँ जाते रहेंगे फेल्ड यूआरएल में। ठीक है। टाइमर की स्टेट कैसे हटाएं? एक्सपोनेंशियली टाइम कितना इंक्रीज कराना है ये लॉजिक तुम यहीं लिखोगे, जो फंक्शन है तुम्हारा। लेकिन टाइमर यहां लग के वेट नहीं कराओगे। सपोज करो अभी 12 बज के हो रहे हैं 00 सेकेंड्स। तुमने एक्सपोनेंशियली कितना टाइम वेट कराना है फंक्शन कैलकुलेट करके आया, 10 सेकेंड वेट कराना है। तो अगली कॉल होगी 10 सेकेंड पे। ये टाइम कैलकुलेट तुमने यहां किया और काफका को बता दिया कि यूआरएल फेल हुई है, इसको दोबारा इस टाइम पे कॉल कराना है। टाइमर का कॉन्सेप्ट ही खत्म। अब जब ये फेल्ड यूआरएल वाला मैसेज होगा, इसमें ये टाइमिंग होगी कि अगला कॉल इस टाइम पे करना है। ठीक है। जब ये वाली सर्विस पुल करेगी ये पूरा मैसेज, जिसमें एक यूआरएल होगी साथ में टाइम होगा, तो वो यहां पे चेक कर लेगी क्या मुझे अभी इसको कॉल करना है कि नहीं। या आप ऐसा भी कर सकते हो, काफका को बोलोगे कि इसी टाइम पे ये मैसेज अवेलेबल रखना, तब तक के लिए इसकी विजिबिलिटी हिडन रखना। बट ये विजिबिलिटी हिडन करने वाला कॉन्सेप्ट काफका में नहीं होता है। उसका भी एक सॉल्यूशन है, आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे टाइम डाला। अब ये मैसेज जब पुल होगा तो ये सर्विस चेक करेगी कि मैसेज तो आया है बट इसको अभी कॉल करना है कि नहीं। अगर कॉल नहीं करना है तो दोबारा काफका को बता दो कि डोंट डिलीट दिस मैसेज, आई विल पुल इट आफ्टर सम टाइम। काफका में होता क्या है ना, एक मैसेज आप लेते हो, इन जनरल किसी भी क्यू में एक मैसेज आप लेते हो, प्रोसेसिंग करते हो, फिर यहाँ पे कमिट करते हो कि वो मैसेज प्रोसेस हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो यहाँ से डिलीट नहीं होता। ठीक है। बट उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगा कि हो सकता है 10 सेकंड के अंदर 10 बार आप इसको फेच करो और बार बार बोलो कि नहीं अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो एक्स्ट्रा कॉल तो हुई ना अननेसेसरी। इसलिए बेटर तरीका यहाँ पे ये है कि काफका की जगह आप SQS यूज कर लो। SQS में क्या होगा ना, जब यहाँ से आप बोलोगे कि अब मुझे 10 सेकंड बाद ये टाइम जब भेजोगे, तो SQS में एक विजिबिलिटी करके पैरामीटर होता है, जिन्होंने AWS यूज किया होगा, विजिबिलिटी टाइम। वहां पे आप बोल दोगे कि इस टाइम तक ये वाला मैसेज विजिबल मत करना, तो वो मैसेज कोई और सर्विस पुल ही नहीं कर पाएगी। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और रिट्राई भी इनबिल्ट आते हैं SQS में। तो आपको एक्सपोनेंशियल का लॉजिक भी यहां पे नहीं लिखना पड़ेगा। मैसेज पुल करोगे SQS से, फेच करोगे, नहीं फेच हुआ तो इसको बता दोगे। इसको पता होगा कि ये पहला रिट्राई था कि दूसरा रिट्राई होगा कि तीसरा है। बेस्ड ऑन दैट क्या एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ करना है ये को पता रहेगा, और उस टाइम तक विजिबिलिटी इस मैसेज की हिडन रखेगा ताकि कोई और सर्विस उसको पुल ही ना कर पाए। इसलिए काफका की जगह हम बोल सकते हैं कि यहां पे SQS यूज करना बेटर रहेगा।
समझ गए? अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे एक चीज़